नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, PQLI के संगठक हैं। कौन कौन से संगठक जो हैं PQLI के हैं? पहला है रुग्णता। तो रुग्णता PQLI का घटक नहीं है। यह किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित है। तो ए तो हट गया। सेकंड नंबर पे है शिशु मृत्यु दर, यह है। थर्ड नंबर पे है 1 वर्ष की आयु पर जीवित जीवन प्रत्याशा, यह भी है। और चौथा ऑप्शन जो है 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता, यह भी है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसमें है? बी ऑप्शन में है। PQLI का मतलब क्या होता है? PQLI फिजिकल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। यह मौलिक सोच जो थी जॉन टिनवर्जन की थी और PQLI को विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। PQLI में मुख्य रूप से 3 संकेतकों को लिया जाता है। पहला जीवन प्रत्याशा, फिर साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। ये 3 संकेतकों को लिया जाता है। और PQLI का अधिकतम मान जो होता है वह 100 होता है और न्यूनतम मान 1 होता है। 100 का मतलब होता है उत्तम स्थिति को दिखा रहा है PQLI, और 1 का मतलब होता है न्यूनतम या खराब स्थिति को PQLI सूचित कर रहा है। तो इसका आंसर 1 का, इसमें संकेतक दिया गया है या संगठक दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर। तो यह तीनों ऑप्शन में बी में है। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। झुंड समान गुच्छ, यह किसका कथन है? तो झुंड समान गुच्छ जो है शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। ए का मिल जाएगा 3 से, A3। फिर पूंजी की जैव संयोजन, पूंजी का जैव संयोजन किसने किया? कार्ल मार्क्स। तो बी मिलेगा 4 से। अगला, धारणी विकास, ब्रटलैंड रिपोर्ट की अवधारणा है धारणी विकास। तो सी का मिलेगा 1 से। और गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नर्क्स द्वारा दिया गया था। और डी का मिल जाएगा रेगनर नर्क्स 2 में है। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन में है। 2 का भी बी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, प्रसरण का विश्लेषण निम्न का उपयोग करके किया जाता है। तो प्रसरण का विश्लेषण जो है टी परीक्षण, जेड परीक्षण, एफ परीक्षण, काई स्क्वायर परीक्षण। तो एफ परीक्षण हो जाएगा। एफ परीक्षण का प्रतिपादन रॉनेल्ड फिशर ने किया था। एफ परीक्षण का प्रयोग उस समय किया जाता है जब जेड प्रसरणों या विचरण मापांकों के अंतर की सार्थकता जांच कर ली जाती है। इसके अलावा यदि परिकल्पित मूल्य सारणी मूल्य से अधिक हो तब प्रसरण अनुपात सार्थकता माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? एफ, प्रसरण का विश्लेषण निम्न का उपयोग करके किया जाता है एफ परीक्षण में। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के वजन, आकार या माप के अनुसार लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो वस्तु के वजन, आकार,
माप, रंग, रूप आदि के अनुसार लगाया गया कर परिमाणात्मक या परिमाण परक कर या विशिष्ट कर कहलाता है। और इसके अलावा वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया गया कर मूल्यानुसार कर कहलाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस जनगणना तक समकालिक वास्तविक पद्धति को अपनाया जाता था जिसमें देश भर के एकल रात्रि में जनगणना की जाती थी? तो यह हो जाएगा 1931। फैक्ट है याद रखने वाला। अगला 6 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था 1998 में चालू की गई थी। 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक योजना थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर क्या लोन दिया जाता है। आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी और यह अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो इसका आंसर 1998 में होगा। 1998 से चालू की गई थी। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी 3 स्तरीय सहकारी ऋण ढांचे में मध्यवर्ती कड़ी है? राज्य सहकारी बैंक, नाबार्ड, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक हो जाएगा। 7 सी सही होगा। 8, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? रेगनर नर्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्लडार, महात्मा गांधी। तो गरीबी का दुष्चक्र जो है रेगनर नर्क्स द्वारा दिया गया था। क्या है गरीबी का दुष्चक्र, इसको जान लेते हैं। गरीबी के दुष्चक्र में प्रोफेसर नर्क्स ने बताया, एक देश गरीब होता है क्योंकि वह गरीब होता है। गरीबी के दुष्चक्र में अल्पविकसित या विकासशील देश फंसे रहते हैं। गरीबी का यह दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों में पाया जाता है और गरीबी अल्पविकसित देश का कारण तथा परिणाम दोनों होती है। संतुलित विकास की सहायता से ही गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। मांग पक्ष में जो गरीबी प्रोफेसर नर्क्स ने बताया गरीबी का दुष्चक्र, उसमें क्या बताया मांग पक्ष में कि किसी देश की पीसीआई कम है, पर कैपिटा इनकम कम है अगर, तो उससे क्या होगा, मांग या डिमांड कम होगी और उससे क्या होगा, डिमांड की कमी होने से निवेश कम होगा। जब वस्तुओं की मांग कम होगी तो निवेश कम होगा और निवेश की कमी होने से क्या होगा, बाजार का आकार छोटा हो जाएगा। जिससे क्या होगा, बाजार का आकार अगर छोटा हो जाएगा फिर उत्पादन कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी और यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। इस चक्र को क्या कहा प्रोफेसर नर्क्स ने, मांग पक्ष कहा। मांग पक्ष गरीबी का एक मुख्य कारण है अल्पविकसित देशों में। इसके अलावा पूर्ति पक्ष के बारे में प्रोफेसर नर्क्स ने क्या बताया, पीसीआई अगर किसी देश की कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो इससे क्या होगा, पूर्ति पक्ष में बचत कम होगी। बचत अगर कम है तो इससे क्या होगा, पूंजी निर्माण की दर कम होगी और अगर पूंजी की निर्माण दर कम हो रही है तो इससे क्या होगा, उत्पादकता भी कम हो जाएगी और उत्पादकता अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, पीसीआई फिर कम हो जाएगी। यह पूर्ति पक्ष का कारण है निर्धनता के दुष्चक्र का। इस प्रकार से कह सकते हैं कि गरीबी के कारण ही गरीबी जन्म लेती है, पूर्ति पक्ष में बताया गया है। अब इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए नर्क्स ने क्या बताया, प्रोफेसर नर्क्स ने बताया, निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अल्पविकसित देशों को संतुलित विकास करना चाहिए। संतुलित विकास करने के लिए इन्होंने बताया, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए, विक्रय कला की खोज करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना चाहिए, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए और वस्तुओं की कीमत कम करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो यह गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर नर्क्स द्वारा दिया गया था। ये सही हो जाएगा 8 का। 9, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल
को जारी किया गया? 1 नवंबर 2022 को, 19 नवंबर 2022 को, 15 अक्टूबर 2021 को, 6 दिसंबर 2019 को। तो 1 नवंबर 2022 को। 9 का ए सही हो जाएगा। 10, भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया। तो 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपया निर्धारित किया गया था। तो 2125 रुपया। ए और सी ऑप्शन दोनों में है, तो ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को यूपी के किस शहर से की गई थी? बलिया, लखनऊ, कुशीनगर, गोरखपुर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गोरखपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूरक आय उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य और किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने का भी इसका मुख्य उद्देश्य है। किसान सम्मान निधि की पात्रता क्या है? लघु एवं सीमांत किसान परिवार जिसमें पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के वयस्क बच्चों को शामिल किया जाता है। ऐसे कृषक परिवार जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योजना का लाभ मिल सकता है। 2019 में 2 हेक्टेयर की सीमा को समाप्त कर दिया गया था और इसमें पात्र लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह मदद 4 माह की 3 किस्तों, प्रति किस्त 2,001 रुपये, एक किस्त जो है 2,000 रुपये की दी जाती है और 4 माह पर 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से कुल 6,000 रुपये एक साल में किसानों को दिए जाते हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? गोरखपुर से हुई थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धनराशि आवंटित की गई, तो 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अगला 13 नंबर, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया 1938 में? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। तो बिहार ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। 14 नंबर, सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर संपदा शुल्क है, संपत्ति कर है, उत्तराधिकार कर है, पूंजी लाभ कर है। तो सदा के लिए एक बार लगाया गया जो पूंजी कर है उसे उत्तराधिकार कर कहा जाता है। 14 सी सही हो जाएगा। 15, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है? तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु समग्र मांग, समग्र पूर्ति, प्रभावी मांग, प्रभावी पूर्ति। तो प्रभावी मांग है। 15 सी सही हो जाएगा। 16, लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक हैं? तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक शुम्पीटर हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यूलर ने वितरण के संबंध में अपना सिद्धांत कब दिया? तो यूलर ने वितरण के संबंध में अपना सिद्धांत 1736 ईस्वी में दिया था। अगला, एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है? तो एकाधिकारी असामान्य लाभ अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एकाधिकारी में एक ही विक्रेता होता है वस्तु का, तो उससे अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार से 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। 19, विक्रय लागत की संकल्पना दी रॉबिन्सन ने, मार्शल ने, चैम्बरलिन ने, कीन्स ने? तो विक्रय लागत की संकल्पना प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। अगला, निम्न चित्र दर्शाता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को, नहीं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को। यह चित्र दर्शाता है जिसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच या मांग की लोच अनंत होती है। तो ए नहीं होगा, बी। अपूर्ण प्रतियोगिता की भी स्थिति को नहीं दिखा रहा है। ए था बी दोनों, ए भी नहीं दिखा रहा है। तो ना तो ए ना बी, ये एकाधिकार की स्थिति को बता रहा है। यह आरेख जो है एकाधिकार की स्थिति को बता रहा है। 20, डी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारिक स्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है? वस्तु विभेद, कीमत नेतृत्व, बाजार शक्ति, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। तो फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश के कारण किसी भी बाजार में फर्म का लाभ जो है शून्य हो जाता है।
तो 21 डी हो जाएगा। 22 उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है धनात्मक, अनंत, ऋणात्मक, शून्य। तो धनात्मक होती है। 22 ये हो जाएगा। 23 जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पाद हो जाता है। तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य होता है। ये कुल उत्पाद ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। जब कुल उत्पाद अधिकतम है ये, तो यहाँ पे सीमांत उत्पाद MP 0 हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 मूल आर्थिक क्रिया है कृषि, आवागमन, व्यापारिक क्रियाएं, उपभोग। तो उपभोग जो है मूल आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। 24 डी सही होगा।